कि जब ठेके पर खेती दी जाएगी तो उसी समय एग्रीमेंट किसान के साथ बड़ी कंपनी का हो जाएगा और अब वो कंपनी तय करेगी कि खेत में क्या बोया जाएगा, क्या खाद लगेगी, क्या मशीनरी होएगी, सब कंपनी प्रोवाइड करेगी। और इस तरीके से किसानों को उनकी ही ज़मीनों में ये तय करने के लिए अब अधिकार नहीं रह जाएगा कि वो क्या बोएंगे और कितना बोएंगे, और यहाँ तक कि जो फसल उगेगी उसकी क्वालिटी भी कंपनी तय करेगी और उसके बाद वो उसी कंपनी को बेचना भी पड़ेगा। तो ओपन मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे, क्या पैदा करेंगे अपने खेत पे आप तय नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा आप खेत में कोई फसल, चूँकि सारी मेहनत करके हम पूरी दुनिया को राशन देते हैं और हमें हमारे ऊपर हम ये लगाया जाए कि आप रेट फिक्स कर दीजिए, तो हम रेट फिक्स हम करेंगे और उसका फ़ायदा वो लेंगे। तो इसी बात को लेकर हमारे राजवेंद्र सिंह भाई जो संयोजक हैं अधिवक्ता मंच के और सह संयोजक सईद साहब हैं, ये तमाम हमारी जो प्रमोद जी हैं, तमाम हमारे जो नौशाद जी हैं, ये सारे लोग इस पे आज एक हफ्ते से इस प्रोटेस्ट को कामयाब करने के लिए किसानों के समर्थन में, किसानों के समर्थन ना कहिए, पूरे हिंदुस्तान के समर्थन में, जिस तरीके से यहाँ पर बेरोजगारी है, तमाम मसले हैं, जैसे जो वादा किया गया था कि 15 लाख रोजगार देंगे, उस पर न उतरते हुए, और स्टूडेंट्स के साथ जो कानून पास किया गया है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज बेरोजगारी, जिस तरीके से बेरोजगारी सामने है और जो सर्विस में है उनसे भी सर्विस छीनी जा रही है। तो जहाँ एक तरफ देने का वादा था और दूसरी तरफ सर्विस लेने का भी वादा चल रहा है। तो ये दुर्भाग्य है। जो अपेक्षाएं थी उस अपेक्षाएं पे किस तरह से नहीं, सिर्फ ये बड़े बड़े लोगों में, बड़े बड़े अडानी ग्रुप में और अंबानी ग्रुप में ये समायोजित करके तमाम सारे एयरपोर्ट्स को बेचे जा रहे हैं, स्टेशन से बेचे जा रहे हैं। किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, तमाम समस्याएं पूरे हिंदुस्तान में है। आए दिन जो भारत बंद का ऐलान हुआ इस सिर्फ किसानों के मुद्दे को लेकर किया कि बाकी और भी चीज़ों पे, जैसे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, इन सब विषयों पे भी आप लोगों ने इसको आंदोलन में? हाँ, वो सब उसमें समायोजित है। अब जैसे अब आप ले लीजिए, जैसे डीजल की भाव बढ़े हैं, पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, तो डीजल के भाव बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें किसान इफेक्टेड होगा। तो इन सब मुद्दों पे हुआ और काफ़ी हद तक सफल रहा। बाकी आप यहाँ पर हमारे बीच में और भी वकील हैं, अधिवक्तागण हैं। यहाँ पर राजवेंद्र जी हैं, जिन्होंने एक खाका तैयार किया था, मैं अभी उसको पढ़ा था। इस कानून में जो 3 कृषि कानून बनाई है सरकार करे कि हमने किसानों के हित में बनाया है, ऐसा कौन सा पॉइंट है इस कानून में जो आपको लगता है कि ये किसान विरोधी है? ये पूरा जो कानून 3 लाए गए हैं, ये पूरे कानून ही किसानों के विरोध में है, क्योंकि किसानों की ओर से ऐसा कोई मांग नहीं थी कि इस तरीके के कानून बनाए जाएं। पहली बात, जो पहला कानून है जिसको हम लोग समझने के लिए ठेका का कानून, खेती में ठेका का कानून कहते हैं, क्योंकि उसका नाम उन्होंने बहुत व्यापक रखा है, लेकिन उसकी हकीकत ये है कि खेती को ठेके पे दिया जा सकने को परमिट किया जा रहा है बड़ी कंपनियों को। उसमें क्या है कि जब ठेके पर खेती दी जाएगी तो उसी समय एग्रीमेंट किसान के साथ बड़ी कंपनी का हो जाएगा और अब वो कंपनी तय करेगी कि खेत में क्या बोया जाएगा, क्या खाद लगेगी, क्या मशीनरी होएगी, सब कंपनी प्रोवाइड करेगी। और इस तरीके से किसानों को उनकी ही ज़मीनों में ये तय करने के लिए अब अधिकार नहीं रह जाएगा कि वो क्या बोएंगे और कितना बोएंगे, और यहाँ तक कि जो फसल उगेगी उसकी क्वालिटी भी कंपनी तय करेगी और उसके बाद वो उसी कंपनी को बेचना भी पड़ेगा। तो ओपन मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे, क्या पैदा करेंगे अपने खेत पे आप तय नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा आप खेत में कोई फसल बोए हैं तो आप उसमें से कुछ भी तोड़ करके अपने बच्चों को नहीं खिला सकेंगे, कंपनी के एग्रीमेंट का वायलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से खेती में बड़े कारपोरेट को घुसाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। सिमिलरली जो अभी जो बाजार सिस्टम है जहां अनाज बेचा जाता है, उस पर भी टैक्स में रियायत दे करके बड़ी कंपनियों को लाया जा रहा है, मंडियों के सिस्टम को हटा करके। जब ये मंडियों के सिस्टम को हटाने के लिए ही कंपनियों को रियायत दे करके लाया जा रहा है। जब कंपनियां आएंगी शुरुआत में, चूंकि उनको टैक्स नहीं देना है, इसलिए वो ज़्यादा रेट में अनाज खरीदेंगी और इसका परिणाम होगा कि मंडियां बंद हो जाएंगी। और तो क्या सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा है? किसान लगभग 300 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये कानून किसानों के हित में नहीं है तो क्या सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेतागण, क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था किसानों ने ही बचा रखी है? अगर देखा जाए जिस तरह से कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था जब जीडीपी डाउन हो रही थी तो किसानों ने हमारी साख बचाई थी। तो क्या सरकार को इस बात की समझ नहीं है? क्या इस पे व्यापक असर नहीं पड़ेगा? सरकार कह रही है कि उसमें गलत लोग शामिल हो रहे हैं, राजनीतिकीकरण हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए बात क्या है, सरकार को ये बात तो ज़रूर नहीं, जो आपने कहा कि किसानों ने बचाया है, सरकार इस बात को नहीं मानती। क्योंकि आप लगातार देखिए विकास का पैमाना क्या बनाया जाता है, जिसमें बड़े औद्योगिक घरानों को फ़ायदा पहुँचे, उनको कहा जाता है रियायत दे करके कि ये रोज़गार प्रोवाइड कराएंगे, उनको कहा जाता है कि ये सड़क बनाएंगे। तो सरकार की परिभाषा में किसानों का अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं मानती। दूसरी बात जो कहा जा रहा है, जो आपने दूसरी बात कही कि सरकार में बैठे लोग जानते नहीं हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि वो सब जानबूझ करके ये कानून बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जिनके चंदे से सरकार चुनाव लड़ती है, जिनके हेलीकॉप्टर पर प्रधानमंत्री चुनावी यात्राएं करते हैं, जिनके लिए वाइब्रेंट गुजरात आयोजित करवाया था, जिन्होंने पूरा फाइनेंस किया बीजेपी को 2014 में चुनाव के लिए, उनके फायदे के लिए सरकार काम कर रही है। और इसीलिए देशव्यापी किसान आंदोलन, इतना बड़ा ऐतिहासिक किसान आंदोलन, इसके बावजूद सरकार कुछ चंद औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाई है। आप मतलब सोचिए, ऐसा कभी हो सकता है कि उद्योगपतियों ने गोदाम पहले बना लिए और संसद, हमारी पार्लियामेंट में कानून बाद में पेश होता है। इसका मतलब ये सुनियोजित है। इनको लगता था कि किसान चुप बैठेगा, लेकिन अब इनके लिए कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला आ गया है। जाएं तो किधर जाएं, हमारे बीच में और भी लोग बैठे हैं। आप बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सह संयोजक भी हैं इस अधिवक्ता मंच के। तो आज इस तरह का आंदोलन रहा, क्या सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल हो चुका है? ये सरकार जो है वो कारपोरेट के एजेंट है। आपने देखा कि 7 सालों में इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ हो। किसी का बेरोजगारों का, छात्रों का, किसानों का, वकीलों का, व्यापारियों का, हर जगह हर फील्ड में आप देखिए सब कुछ ये फेलोर हो चुके हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी सब फेलोर हो चुकी है। इन्होंने क्या किया है, देखिए 7 सालों में ये नारा जब आए थे प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे थे मैं स्विट्जरलैंड से पैसे ले आऊँगा, 15 लाख रुपये सबको दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। लेकिन आप देखो उसके उल्टा सारा काम किया उन्होंने, नौकरियां छीनने का काम। ये तो सरकार कह रही है कि कोरोना काल की वजह से देश की अर्थव्यवस्था गिरी है, हमने तो फ्री में वैक्सीनेशन करवाया है, फ्री में राशन वितरित किए हैं, इस पे क्या कहेंगे? कोई फ्री वैक्सीनेशन नहीं है। ये सरकार कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड नहीं कराती, बल्कि ये झूठ पर झूठ बोलने का इनका अच्छा एक्ट है। हमेशा झूठ बोलती रही है ये। किसको गैस फ्री में दे दिया इन लोगों ने? बिल्कुल झूठी बात है, सबका पैसा ले रहे हैं ये। कितनी सब्सिडी किसके खाते में आ रही है? सीधे झूठ बोलते हैं ये। इनके पास कोई झूठ बोलने का कोई काम नहीं है ये। आज बताइए, जीडीपी इनकी पहले कोरोना से पहले ही खत्म हो चुकी थी इनकी। सारे रास्ते बंद कर दिए इन्होंने, सारे रोजगार बंद कर दिए, सारी। अब क्या कि झूठ बोलने के अलावा उनके पास कुछ तो है नहीं, क्या करेंगे ये लोग? रही बात किसानों के कानून के बारे में जो है, जिसके बारे में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, देखिए जब सारे किसान जो है ये कह रहे हैं कि हमें कानून पसंद नहीं है। डेमोक्रेसी में जो सत्ता होती है कैसे बनती है? जनता अपना पावर देती है, ठीक है। सवाल मेरा ये एक सवाल है मेरा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश किसान फायदे में है जो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहा है? बिल्कुल कोई फायदे में नहीं है। फ़र्क ये है कि पश्चिम में किसान बड़े हैं, उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन सबके पास वहाँ भी ज़्यादा नहीं है। और पूरब में भी ज़मीनें बड़े किसान भी हैं कुछ, और ज़्यादातर छोटे किसान हैं। उनकी समझ नहीं है। होता क्या है कि सरकार के इधर जो है, सरकार ने एक बहुत बड़ा गेम किया है कि जातिवाद को बहुत बढ़ावा दे करके हर जात का एक नेता बना लिया है। अब वो जाति कंट्रोल करता है, जाति का नेता कहता है चुप रहो तो चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। भाई जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा बांट दिया, शाम को जो है वो काम खत्म हो गया। ये आप ये बताइए कि जो कानून बना है वो छोटे बड़े थोड़े रिलेटेड उसका कोई मैटर है, ये वो सब पे इफेक्टिव है। आप ये बताइए कि जब न्यायपालिका दरवाजे ही बंद हो जाएंगे उसके लिए, एक एसडीएम जो होता है, आप जानते हैं हाई कोर्ट नीचे की सारी अदालतें बिकती हैं, सारे पैसे फैसले होते हैं। एक एसडीएम कितना पैसा कमाता है आपको पता है? ये हम खुल्ला कह रहे हैं, तमाम एविडेंस भी दे देंगे इस तरह के हम। अच्छा, तो आप ये बताइए एसडीएम पावर दे दिया कि वही आखिरी होगा जो सारा फैसला करेगा, मतलब न्यायालय बंद हो जाएंगे। तो सरकार का रवैया बिल्कुल कतई गलत है, ये देश विरोधी है ये। फिर अगर देखा जाए, हम एक पार्टी को तो दोषित ठहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। मैं पूछता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ऐसी क्या मजबूरी है सभी राजनीतिक पार्टियों की? सभी अयोध्या से चुनावी सफर की शुरुआत कर रहे हैं। मैं कहता हूं सभी पार्टियों में, एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आप कभी किसी विश्वविद्यालय से अपने चुनावी मुहिम की शुरुआत करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? उसकी वजह साफ ये है कि देखिए अब कोई पार्टी नहीं रह गई है। आप एक चीज़ गौर करिए कि अब इतनी बेशर्मी पे ये लीडरशिप आ गई है कि जो जनता आपको एक विचारधारा के तहत वोट देती है और सुबह तुम उछल के दूसरे पार्टी में पहुंच जाते हो, तो आप कौन सी पार्टी बची है? यहाँ का नेता वहाँ, वहाँ का नेता वहाँ, हर रोज पार्टी बदल लो तो पार्टी कहाँ कोई बची है? यहाँ तो बस सत्ता भोगों का मामला है। जनता से बेवकूफ़ बना के वोट ले लो गांधी बन करके, उसके बाद जो गोडसे की फील्ड में पहुंच जाओ तुरंत जा करके, तो कौन सी पार्टी बची है?
तो जो पूंजीपति लोग हैं वो सरकार चलाते हैं और ये नेताओं खरीदते रहते हैं, इस तरह सरकार चल रही है। सर आपका क्या नाम हुआ? मैं नितेश यादव हूँ। मैं स्वराज इंडिया से भी जुड़ा हूँ, योगेंद्र यादव की पार्टी से। और मेरा मानना यही है कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो हरियाणा से होते हुए पंजाब में जो भी किसानों की समस्याएं हैं वो समस्याएं आज की नहीं, बहुत पहले की हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इन मुद्दों को हमेशा नज़रअंदाज किया और इनकी मांगों को कभी किसी सरकार ने विचार नहीं किया। ये पूर्व सरकारों की विफलता रही है कि ये समस्याएं आज इतनी विकराल रही हैं और इस पे अभी भी वर्तमान सरकार भी वही रवैया अपना रही है जो पूर्ववर्ती सरकारों ने अपनाया है। लिहाजा हमें ये लगता है कि अगर ये सरकार चाहती तो ये मुद्दे काफ़ी पहले ही सुलझ जाते, लेकिन ये क्या हो रहा है, इस पर पूंजीपतियों का जो प्रभाव है उसके चलते सरकार कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि ये आंदोलन जो है उग्र होता जा रहा है, क्योंकि किसानों ने भी समझ लिया है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान कानून लाया ये गलत लाया? देखिए, ये किसान कानून खुद भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो उनकी कुछ किसान संगठन है उनमें भी वैचारिक मतभेद है। उनमें भी उनको ये लगता है कि कुछ कानूनों पे परिवर्तन होना चाहिए। और टीवी पे आप तमाम उनके यूनियन के अध्यक्षों का आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि कुछ कमियां हैं और उसको हम मिल बैठकर, पहले ये उनका पूर्ववर्ती बयान था जब तक ये बातचीत हो रही थी सरकार से और संयुक्त किसान मोर्चा से, तो उनके संगठन के लोग भी मानते थे कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन हो जाएगा तो ये समस्याएं निपटा ली जाएंगी। लेकिन पता न किस दबाव के चलते अभी तक ये समस्याएं, चूँकि इसमें तोमर साहब ने जो कृषि मंत्री थे उन्होंने बातचीत जारी रखी, लेकिन अब क्या हुआ कि वो आश्वासन देने में असमर्थ रहे। अभी तो गन्ना किसानों के लिए उसमें वृद्धि भी की है सरकार ने। हाँ, किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अपनी और समस्याएं हैं और ये जो किसानों का जो मांग है वो 500 के ऊपर के लगभग है, तो इन्होंने कुछ बढ़ाया हुआ है लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों से कम बढ़ाया हुआ है। तो इससे भी अभी सरकार कुछ किसान देर के लिए मान सकते हैं कि ये एक बढ़ा हुआ मूल्य है, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की जो मांगे थी वो 500 के रुपए के करीब थी। आप लोग तो आंदोलन करते हैं, आप लोग, किसान तो यहाँ नजर नहीं आता। मेरा सवाल यही है कि अगर किसानों की समस्या है तो किसान मुद्दे को क्यों नहीं उठाता? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसानों की क्या जिम्मेदारी है, यहाँ के किसानों की नहीं? आप एक अधिवक्ता है, आप, मेरा सवाल है, आप एक अधिवक्ता है, एक राजनीतिक पार्टी सपा बसपा और भी राजनीतिक पार्टी के लोग आंदोलन तो करते हैं, किसान आंदोलन में क्यों नहीं दिखता? देखिए, यहाँ मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी आंदोलन में मीडिया को एक सफल करने के लिए बड़ा जो है कि सहयोग मिलता है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है भौगोलिक, वहाँ और शिक्षा का जो स्तर है, इस वजह से अभी बहुत से किसान जो छोटे किसान हैं वो या तो मजदूर किस्म के हैं और बड़े किसान नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, संपन्न नहीं हैं। तो किसी भी आंदोलन को सफलता के लिए पहले तो क्या ज़रूरत है, उनका जन जागरण करना और साथ में उनकी स्थिति भी देखी जाती है। क्योंकि हमारे किसान रोज़ कमाने खाने वाले मजदूर हैं, ज़्यादातर यही स्थिति है कि सब रोज़ जो है खेतों में काम करते हैं और शाम को अपना खाने पीने का व्यापार वो करते हैं। पश्चिम के किसानों का क्या है कि वो बड़े स्तर के हैं और वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे अपनी खेती बाड़ी करते हैं और मंडियों में उनके जो है कि अनाज भी। फिर यहाँ का किसान क्यों नहीं आ रहा है मुद्दे में? देखिए, सभी किसान इस मुद्दे में सहमत हैं। छोटे छोटे किसान जो आप कह रहे हैं कि नहीं सम्मिलित हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ जितने लोग हैं या तो किसान हैं या किसान के लड़के हैं या किसान के भाई हैं या खुद खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। बाद में हमारा प्रोफेशन अधिवक्ता का है, बाद में कोई सरकारी कर्मचारी है, बाद में कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन वो हर सब कोई किसान है। ऐसे तो पूरा देश किसान है। फिर सवाल यही है जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसान तो नजर नहीं आता, नेतागिरी करने वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग आते हैं। आप तो अभी एक वकील का चोला पहने हैं, घर पे जाएंगे तो आप किसान हो सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रोफेशन नजर आ रहा है यहाँ पे वकालत का नजर आ रहा है। अब एक किसान जो दिखता है, जो उसके हाव भाव, उसके पहनावे से भी दिखता है, वो शायद उनको नजर नहीं आ रहा। देखिए, हाव भाव और कपड़े से पहचानने का काम हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया करते हैं। वो टोपी से पहचान जाते हैं, रंग से पहचान जाते हैं, कपड़ा से पहचान जाते हैं। और कपड़ा से पहचानने वाले, रंग से पहचानने वाले, टोपी से पहचानने वाले ये सांप्रदायिक लोग हैं। इस देश को बांटने की काम कर। निधि देती है तब भी गलत है, नहीं देती तब तो गलत है। तो आप लोग चलने कैसे देंगे? सम्मान निधि जो हमको दे रहे हैं किसान 2000 रुपये, ये हमको नहीं चाहिए।
मैं सबसे छोटे किसान के हैसियत से बात कर रहा हूँ, 2 बीघे के किसान के हैसियत से, कि हमको नहीं चाहिए। मेरा गेहूं अगर एक सीजन में 5 कुंटल अगर हम अपने खाने से छोटे परिवार से बचा के बेचेंगे और जो सरकार MSP तय की है अगर उस मंडी से हम बेचेंगे तो मेरे 5 कुंटल का दाम होता है 800 रुपया अधिक मिलेगा, 900 रुपया, 1000 रुपये, 5000 मिलेगा। और धान की भी हमको मिलेगी 10,000 रुपया। तो हमको ये अगर 2000, 4000 या 6000 दे रहे हैं तो हमारा नुकसान 10,000 का कर रहे हैं। दूसरी तरफ केमिकल्स के भाव बढ़ गए, ट्रैक्टर्स के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए। ये तमाम लास्ट उपभोक्ता किसान होता है जिस पे जाता है ये, तो उसमें जितना हमारा पैसा जाता है इनके सामान्य निधि से कहीं अधिक जाता है। मेरा गेहूं, धान और चावल, अरहर सब नुकसान जाता है। कहने का मतलब है कि रसगुल्ले का सरकार पैसा ले रहे है और लेमन जूस थमा रही है। न लेमन जूस भी नहीं दे रही है और हम किसानों का खून पी रही है ये सर। अच्छा, एक साल में 1 बीघे में कितनी फसलें होती हैं? 3 फसलें होती हैं या 2 फसलें? देखिए, हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग रबी और खरीफ की फसल काटते हैं। बीच बीच में जहाँ पानी का उपलब्धता है ट्यूबवेल वगैरह से, वहाँ खरीफ की भी फसलें काटी जाती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 3 फसलें काटी जाती हैं जहाँ जहाँ पानी की सुविधाएं होती हैं। जहाँ पानी की सुविधाएं नहीं वहाँ रबी और खरीफ की फसल काटी, जायद की फसल जहाँ कृत्रिम रूप से पानी की उपलब्धता हो तो वह काटी जाती है। आपको क्या लगता है ये जो किसान आंदोलन है कितना सही और कितना गलत है? ये आंदोलन इसलिए सही है कि पिछले 10 महीने से चल रहा है। अगर सही ना होता तो आंदोलन टूट जाता। तो इस बात का प्रमाण है, गवाह है कि आंदोलन पूरी तरह सही है और जो नीतियां बनाई गई हैं कृषि कानून, उसमें तमाम खामियां हैं। ये आंदोलन बार बार ये बता रहा है। अभी जो मुजफ्फरनगर महापंचायत है उसके जरिए आज जो भारत बंद सफल रहा पूरे देश में, ये इस बात की गवाही दे रहा है। पानीपत नहीं, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि किसान अपनी जो मांग ले रहे हैं, मांग इनकी जायज़ है। हाँ, देश फिर गुलामी की ओर ना जाने पावे, जो हमारी आने वाली नस्ल है हाँ वो बर्बाद ना होने पावे। ये आंदोलन जो है देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, हर नागरिक के जो अधिकार हैं, रोजी रोजगार का जो सवाल है, उसको लेकर के आंदोलन संचालित किया जा रहा है। देखिए, किसान आंदोलन, हमारे किसान भाई आज लगभग 10 महीनों से धरना पर बैठे हुए हैं। कहीं से भी उनकी 1% सुनवाई नहीं हो रही है और ऊपर से उनके ऊपर गैस, आंसू गैस, पानी की बौछार फेंकी जा रही है। इससे क्या लाभ हो रहा है आपको? आज बेचारे 10 महीने से बैठे हैं, उनसे आप एक शब्द तो पूछ नहीं रहे हैं। बल्कि अगर वो उनके पास खाने को कोई पिज़्ज़ा लेके खा रहा है या कोई इंसान दान पुण्य करके उसको भंडारे में कुछ खिला रहा है तो उससे ये सवाल किया जा रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पिज़्ज़ा खाने के लिए पैसे हैं, आप धरने बैठे हुए हैं। और किसान भाई हमारे जिस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, 3 किसान काले कानून, अगर हमारा पेट भरा हुआ है, हम जो चीज़ में संतुष्ट हैं तो हमें एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा है? उस चीज़ की हमको नीड नहीं है तो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर वो काले कानून क्यों थोपा जा रहा है? और इस काले कानून, जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले फेसबुक पे देखा कि अगर कोई किसान भाई हमारा भुट्टा बोता है तो बोने के बाद अगर वो किसान भाई भुट्टा मंडी में बेचता है तो मात्र उसको 2 रुपये मिलेंगे या 3 रुपये में लास्ट। लेकिन 2 दिन पहले जब हमने फेसबुक पे जो देखा कमेंट, उसमें MRP जो मॉल होती है, मॉल में जो MRP लिखी होती है उसमें 45 रुपये लिखा था। दाम उसका MRP पे 45 रुपये लिखा। अब बताइए 2 रुपये में बेच रहा है किसान और मार्केट में उसको जो आप कंज्यूमर हैं, कस्टमर, उसको 45 रुपये में खरीद रहे हैं। बताइए इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 43 रुपये। 43 रुपये आखिर जा कहाँ है भाई? मेहनत हम कर रहे हैं, फावड़ा हम चला रहे हैं, सारी मेहनत हम कर रहे हैं, ये 43 रुपये कहाँ जा रहा है? फिर ये देश के और लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्र मजबूत हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। विकास हो रहा है। आज बताइए, आज किसी भी भाई बंधु से पूछ लीजिए कि किसके उसके घर में खाने को रोटी है या नहीं है। किसी ठेले वाले से पूछ लीजिए उसके घर में खाने को है कि नहीं है। हर इंसान परेशान। बस ये है कि डर, एक सरकार का डर, क्योंकि जो इंसान आज की डेट में बोल रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं रासुका लगाया जा रहा है, इसलिए इंसान चुप बैठा है।